हिंदी की 4 विशिष्ट कथाकृतियाँ मेरे सामने हैं। पहली रचना उपन्यास है तथागत फिर नहीं आते। तथागत फिर नहीं आते। इसी वर्ष छप कर के यह उपन्यास आया है। इसके लेखक प्रदीप गर्ग हैं। 16 मार्च को पिछले महीने ही इसका लोकार्पण हुआ भोपाल में। संयोगवश लोकार्पण के समय मैं उपस्थित रहा और प्रदीप गर्ग की कथा यात्रा का भी मैं पिछले कुछ वर्षों से साक्षी रहा हूँ। विशेष रूप से अकबर द फॉरगॉटन लीगेसी अंग्रेजी में उनका उपन्यास आया और यह मैंने अनुभव किया कि कितना गहरा अध्ययन मुगल काल का, मध्यकाल का, उसके सारे साहित्य का, उसके दस्तावेजों का करके एक प्रामाणिक कथाकृति अत्यंत ही संवेदनशील और कल्पनाशील मानस के द्वारा बहुत मंझी हुई अंग्रेजी में प्रदीप गर्ग ने वह तैयार की है। यह एक दुर्भाग्य कहा जाना चाहिए साहित्य का कि जो विश्वविद्यालयों में गणमान्य प्राध्यापक हैं, उनके संपर्क में जो लेखक रहते हैं, वे कभी-कभी अधिक प्रसिद्धि प्राप्त कर लेते हैं और जो इस धारा से, विश्वविद्यालयीन शिक्षा की धारा से अलग रहकर अन्य क्षेत्रों में कार्यरत रहते हुए साहित्य साधना करते हैं और बहुत गंभीरता के साथ करते हैं, निष्ठापूर्वक करते हैं और अच्छे लेखक हैं, उनकी रचनाएं कभी-कभी अनदेखी रह जाती हैं। मुझे पता नहीं है कि अंग्रेजी साहित्य में, आधुनिक अंग्रेजी साहित्य में प्रदीप गर्ग के इस उपन्यास की कहाँ और कितनी चर्चा हुई। यदि नहीं हुई है तो यह अंग्रेजी साहित्य का भी दुर्भाग्य है, भारतीय साहित्य का भी दुर्भाग्य है। संयोगवश प्रदीप गर्ग को हिंदी के एक तेजस्वी प्रखर आलोचक का सानिध्य प्राप्त हुआ और उस नाते अकबर द फॉरगॉटन लीगेसी की कुछ चर्चा एक सीमित मंडली के बीच की गई और यह पाया गया कि एक असाधारण कथाकृति है। प्रदीप गर्ग जिस तरह से पूरे समय को सजीव करते हैं और बहुत सारी जो भ्रांतियां हैं इतिहास को लेकर के, उनका निवारण करते हैं और इतिहास निर्मित करने वाली जो शक्तियां हैं, उनकी भी वे पहचान करते हैं। दूसरा उपन्यास उन्होंने हिंदी में लिखा। अंग्रेजी में उनकी अभिव्यक्ति बहुत सधी हुई है। हिंदी में लेखन का उनको उतना अभ्यास नहीं है, यद्यपि वे हिंदी भाषी क्षेत्र में ही वर्षों से निवास कर रहे हैं। तथागत फिर नहीं आते, जैसा कि इसके नाम से ही विदित होता है, यह बुद्ध के जीवन पर आधारित उपन्यास है और उसी तरह से बुद्ध से संबंधी साहित्य का बड़ा गहरा मंथन अध्ययन प्रदीप गर्ग ने इस उपन्यास की रचना के लिए किया है। वे उन लेखकों में से हैं जो अपनी किसी भी किताब के लिए लंबी तैयारी करते हैं, बहुत गंभीरता के साथ तैयारी करते हैं, लेखन को एक जिम्मेदार, उत्तरदायी कार्य मानते हुए। और इससे पता चलता है कि वे समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को कितना अनुभव करते हैं। प्रदीप गर्ग ने पाली त्रिपिटकों का अच्छा अध्ययन किया, विशेष रूप से मध्यम निकाय, विनय पिटक का तो उन्होंने बहुत आधार लिया ही है।
पर विशेष रूप से उन्होंने बुद्ध के समय को साकार किया है। पूरे समय की हलचल को वे इस उपन्यास में साकार करते हैं। बुद्ध के बारे में बहुत सारे जो मिथक हैं, उन उनको वे तोड़ते हैं। बहुत सहानुभूति से बुद्ध के चरित्र को उन्होंने अंकित किया है, बड़ी गहरी समझ के साथ में। पूरे उपन्यास के केंद्र में बुद्ध हैं, यद्यपि उपन्यास की बनावट कुछ ऐसी है कि इसमें अनेक चरित्रों की कथाएँ चलती हैं और अनेक अध्यायों में बुद्ध तो प्रत्यक्षतः अनुपस्थित ही हैं, और अपनी अनुपस्थिति में वे उपस्थित रहते हैं। क्योंकि जितने भी पात्र हैं, वे अनेक प्रकार की ऊहा-पोह से, संशयों से, दुखों से, त्रासदियों से गुजरते हैं। वे बुद्ध की ओर देख रहे होते हैं, बुद्ध तक पहुँचते भी हैं। बुद्ध तक पहुँच कर के कभी उनका मोहभंग वहाँ से कुछ होता है संघ से और वापस लौटते हैं। ऐसा होता ही रहा है। इस सब का 6ठी शताब्दी, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत का और उसकी वैचारिक ऊहा-पोह का, उसके बीच उठने वाली बहसों का, जैसा चित्रण प्रदीप गर्ग ने इसमें किया है, उससे प्रतीत होता है कि ये कितना विचार मंथन की दृष्टि से कैसा अभूतपूर्व काल था। कितने बड़े-बड़े दार्शनिक इसमें हुए जिनसे कि बुद्ध विचार विमर्श कर रहे थे। कहीं न कहीं वे अप्रत अप्रत्यक्ष रूप से ना त्रिपुत्र या महावीर से भी संवाद कर रहे थे और अपने समय के अन्य दार्शनिकों अजित केश कंबली, मक्खली घोषाल और अर्जुन देव जिनकी की कल्पना की है प्रदीप गर्ग ने, ककुद, इन सब से भी वे संवाद कर रहे थे। बुद्ध के संबंध में जो प्रचलित कथाएं हैं, उनका भी खंडन किया है, अच्छी पड़ताल प्रदीप गर्ग ने की है और त्रिपिटकों के आधार पर वे स्थापित करते हैं कि किस ऊहापोह से सिद्धार्थ गुजर रहे थे जब उन्होंने महाप्रयाण का घर छोड़ने का निर्णय लिया। और जैसा वे स्वयं त्रिपिटकों में बताते हैं कि मेरे केश काटे जा रहे थे, मैंने गृह त्याग का निर्णय लिया था, मेरे पिता रो रहे थे, तो आधी रात में बिना बताए कायर की तरह से वे नहीं चले गए थे। यह तो बुद्ध के अपने कथनों में सत्यापित होता है, जो एक तरह का मिथक मिथक गढ़े गए हैं कि कैसे देवताओं ने उनके रास्ते में एक बूढ़े को, एक रोगी को और एक शव को, शव यात्रा को प्रस्तुत किया, जिससे कि वैराग्य हुआ बुद्ध को। तर्क की दृष्टि से उचित ही प्रदीप गर्ग यह प्रश्न उठाते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो सकता था कि उनको बुढ़ापे का, रोगों का ज्ञान न हो। गृह त्याग के समय शुद्धोदन की आयु, जब सिद्धार्थ घर छोड़ते हैं, तो शुद्धोदन की आयु 79 वर्ष है, 80 को वे पहुंच रहे हैं। महामाया जो उनकी माता हैं, उनकी बहन महाप्रजापति गौतमी, जिन्होंने उनको पाला, उनकी आयु भी 80 के लगभग है। इतने बूढ़े लोग वहां रह रहे हैं, इतने सेवक हैं, इतने वयोवृद्ध सेवक भी हुआ करते हैं अंतःपुर में, रनिवास में। और सिद्धार्थ बालक तो नहीं है, किशोर भी नहीं है, युवावस्था पार कर रहे हैं, पूरी प्रौढ़ अवस्था की ओर वे जा रहे हैं। उस समय वे घर छोड़ते हैं। बहुत विचार मंथन के बाद वे घर छोड़ते हैं। यशोधरा को भी आभास है कि कभी भी घर छोड़कर चले जाएंगे। तो यह एक प्रखर तार्किक दृष्टि से यथार्थ अपने समय का रचते हुए और इतिहास को रचते हुए प्रदीप गर्ग ने यह उपन्यास लिखा है। इसको पढ़ते हुए कुछ स्थानों पर चतुर्सेन शास्त्री की वैशाली की नगरवधू की याद आती है। दोनों में बहुत अंतर भी है। वैशाली की नगरवधू में रोमांचक तत्व बहुत हैं, विस्मय का खजाना है, अद्भुत रस वहाँ पर है, अतीत रस उन्होंने कहा ही है चतुर्सेन शास्त्री ने। प्रदीप गर्ग जो रहस्यमय आवरण हैं, उनको छिन्न-भिन्न करते हैं, वे यथार्थ से साक्षात्कार करते हैं।
कल्पनाशील तो वे पूरे हैं। अपनी पूरी कल्पना के साथ में इतिहास के सहचर होते हुए वे सिद्धार्थ की जीवन यात्रा के सहयात्री बनते हैं। अनेक अवान्तर कथाएं बुद्ध की कहानी में रंग भरते हुए जोड़ी गई हैं। और विवाह के पहले यशोधरा के भाई देवदत्त की सिद्धार्थ से लाख डांट, ईर्ष्या, यशोधरा का विवाह के पहले सिद्धार्थ के प्रति आकर्षण, ललित विस्तर के आधार पर उन्होंने एक इसमें प्रसंग बहुत सुंदर रचा है। किस प्रकार से यशोधरा के स्वयंवर की शर्त जो 7 ताल वृक्षों के बीच से शरसंधान करके मत्स्य के लक्ष्य के भेद की थी, उसको सिद्धार्थ ने पालन किया, पूरा किया उसका। अनेक जो पात्र सिद्धार्थ की बुद्ध होने की कथा के बीच-बीच में आते हैं, उनकी मार्मिक कथाएँ हैं। सुमित्र की कथा है जो सुकन्या और संदीपन ऋषि की संतान है। सुकन्या संदीपन ऋषि के ही शिष्य प्रतुल्य के साथ भाग जाती है आश्रम छोड़ करके। संदीपन ऋषि भी आश्रम छोड़ करके आहत होकर के चले जाते हैं। सुमित्र अनाथ होकर भटकता है। उसके जीवन में कई महिलाएं आती हैं। बहुत उतार चढ़ाव से भरा हुआ जीवन, दुख है। यह जो बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों में से पहला सत्य बताया, इसको सत्यापित करते हुए अनेक पात्र दारुण दुखों से गुजरते हैं। थेरी गाथा की कुछ थेरियाँ भी इसमें आती हैं, उनकी कहानियाँ इसमें जुड़ती हैं। इस सब के बीच किस प्रकार से बुद्ध मुक्ति की साधना करते हैं, कितने-कितने कष्ट तपस्या में झेल करके अंत में सत्य से साक्षात्कार भी किस प्रकार से करते हैं। और बुद्ध होने के पश्चात जो उनकी संवाद शैली, प्रवचन शैली, करुणा, स्नेह, संघ कायम रहे इसकी चिंता, उसके अनेक तनाव, उनको जिस तरह से बुद्ध झेलते हैं, बुद्ध होते हुए भी भिक्षु जो अनुशासन को तोड़ते हैं, अनाचार करने लगते हैं, उस पर वे किस प्रकार से कुपित होते हैं, यह सब अपने प्रामाणिक अध्ययन के आधार पर प्रदीप गर्ग ने चित्रित किया है। खासतौर से संघ में जिस प्रकार के अंतःकलह हैं, विकृत जीवन हो जाता है कई बार। एक भिक्षु यह भी कहता है कि मैं हस्तमैथुन करता हूँ, इससे मेरा तनाव दूर होता है और मैं फिर ध्यान अच्छी तरह कर सकता हूँ, तो इसमें क्या बुराई है? बुद्ध से ही वह सवाल कर कर बैठता है। कहीं-कहीं समलैंगिक संबंध हैं, स्त्रियाँ आती हैं और बुद्ध ने तो कहा ही था कि इससे बुराइयाँ आ सकती हैं। कैसे विकृतियाँ उससे आ रही हैं। कुछ भिक्षुक कोई सुंदर भिक्षुणी है, उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। भद्रा कुंडलकेशी बहुत बड़ी विदुषी है, उसकी अपनी महत्वाकांक्षाएँ हैं, वह बुद्ध के लिए चुनौती बनने लगती है। बहुत सारी चुनौतियाँ जो बुद्ध के सामने हैं, सबके बीच वे संघ खड़ा करते हैं और जिस प्रकार से संघ खड़ा किया बुद्ध ने, वैसा तो कोई धर्मगुरु नहीं बना सका। और यह बुद्ध का एक बड़ा योगदान भी है कि उन्होंने जो संघ बनाया, वह हजारों वर्षों तक चलता रहा और अभी भी संघ की अवधारणा बनी हुई है। इस तरह का संघ किसी धर्म में निर्मित नहीं किया गया। उसमें बुद्ध कहाँ विफल होते हुए प्रतीत होते हैं। अनुशासनहीनता होती है और वे उसको अनुशासनहीन भिक्षु को निष्कासित नहीं करते। वो कहते हैं कि यह एक परिवार है, परिवार में यदि कोई गलत आचरण करने लगता है, तो उसको परिवार से निकाल बाहर नहीं किया जाता और वे सुधारना चाहते हैं। गांधी बुद्ध के कितने निकट हैं, यह इस उपन्यास को पढ़ते हुए हमको लगता है। बुद्ध अंतिम क्षणों तक आशा करते हैं कि वे बड़े से बड़े दुष्चरित्र मनुष्य के चरित्र को सुधार सकेंगे अपनी करुणा से। तो यह है एक जागृत समाज जिसके बीच बुद्ध और एक ऐसा समाज जो अपने पूरे वैचारिक आंदोलन से बुद्ध और महावीर जैसे तपस्वियों को, मुक्त पुरुषों को जन्म देता है। यह इस उपन्यास में हम देखते हैं।
यह बुद्ध के जीवन पर जो अनेक पुस्तकें लिखी गई हैं, राहुल जी ने बुद्ध पर लिखा है, सिद्धार्थ पर उपन्यास भी हैं, रांगे राघव का उपन्यास है, अन्य भी कृतियां हैं। उन सब के बीच में एक विशिष्ट औपन्यासिक कृति प्रदीप गर्ग की तथागत फिर नहीं आते निश्चित रूप से है। और अकबर द फॉरगॉटन लीगेसी में प्रदीप गर्ग ने कथा का निर्वाह जिस तरह से किया है और अकबर को जिस तरह से प्रस्तुत किया है, उसके लिए प्रामाणिक संदर्भ दिए हैं उस समय के इतिहास के ग्रंथों से। अध्ययन तो उन्होंने उसी तरह से इस उपन्यास के लिए भी किया है, लेकिन यहाँ संदर्भ नहीं दिए हैं। और समझा जा सकता है कि त्रिपिटक त्रिपिटक ग्रंथों का अध्ययन एक अच्छी औपन्यासिक कृति के रूप में प्रतिफलित हुआ। बुद्ध की जो पूरी साधना पद्धति थी, ध्यान की पद्धति, जीवनचर्या जो बता रहे थे, उसका प्रामाणिक अंकन इस उपन्यास में किया गया है। और विशेष रूप से यह उपन्यास इसलिए पठनीय है कि एक ऐसा अभूतपूर्व समय, ईसा से लगभग 600 साल पहले का, जिसमें सैकड़ों दिग्गज दार्शनिक विचार कर रहे हैं, उनके अपने अनुयायी हैं, उनकी अपनी साधना पद्धतियां हैं, उनके अपने संप्रदाय हैं, जो कि आगे आने वाली शताब्दियों तक चलते भी रहे। यह दूसरी बात है कि बुद्ध और महावीर को धर्म गुरुओं के रूप में ख्याति अधिक मिली और बौद्ध धर्म विश्व धर्म के रूप में आज माना जाता है। पर अनेक संप्रदायों के प्रवर्तक उस काल में हैं और ऊहापोह प्रश्नों, संशयों, दार्शनिक विमर्शों का एक जीवंत समय है, जिसमें बुद्ध स्वयं बताते हैं कि 62 बड़े-बड़े चिंतक उनके समय में हैं और उनके साथ वैचारिक आदान-प्रदान को वे स्वीकार करते हैं। आज के समय में यह उपन्यास इसलिए भी बहुत प्रासंगिक है कि हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जब प्रश्न उठाना कठिन होता जा रहा है, विचारों की कमी होती जा रही है। और एक ऐसे समय को प्रस्तुत करता है जो एक बड़ा संपन्न वैचारिक समय है और पूरी संजीदगी के साथ यह उपन्यास उस समय को प्रस्तुत करता है। 2 किताबें उत्तरायण और दक्षिणायन शीर्षक से हैं। दोनों को कहानी संग्रह कहा गया है। लेखक प्रचंड प्रवीर हैं। नित्य प्रकाशन जयपुर से ये प्रकाशित हुई है 2019 में। प्रदीप गर्ग की पुस्तक तथागत फिर नहीं आते लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद से 2023 में प्रकाशित हुई है। और उत्तरायण और दक्षिणायन इन दोनों कहानी संग्रहों के प्रणेता भी प्रदीप गर्ग की ही तरह एक दूसरे क्षेत्र से आते हैं। वे विश्वविद्यालयीन साहित्य की शिक्षा के अलावा विज्ञान से जुड़े हुए रहे हैं। उसके पहले भी वे हिंदी में महत्वपूर्ण लेखन करते रहे हैं। अल्पाहारी गृह त्यागी उनका लघु उपन्यास है, जो बहुत पैनी व्यंग्य शैली में लिखा गया है, जिसको विट और ह्यूमर की पकड़ कहते हैं। उस उसके साथ और राग दरबारी का स्मरण होता है कहीं-कहीं उसको पढ़ते हुए, लेकिन प्रचंड प्रवीर अपनी शैली निर्मित करते हैं। और उसके बाद उनकी कथा यात्रा के 2 विशिष्ट पड़ाव हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। इनकी एक विशिष्ट योजना है
ज्योतिष की राशियों को लेकर के, 6 राशियों को लेकर के जो उत्तरायण से संबंधित हैं, 6 कहानियाँ उत्तरायण में हैं, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, इन शीर्षकों के अंतर्गत। और मकर जो एक लंबी कथा कह सकते हैं या उपन्यास भी कह सकते हैं, उसके अंतर्गत तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, भैरवी, धूमावती, बगला मुखी, मातंगी और कमलात्मिका, इतनी कहानियां चलती हैं। और अंबर तो इको से प्रभावित हैं। प्रचंड प्रवीर जो मशहूर इतालवी लेखक हैं, उनका उपन्यास पेंडुलम, वह पहली कहानी मकर का स्रोत है। यह उपन्यास अपने आप में बड़ा जटिल उपन्यास है। और यशवागी शुक्ल दोनों कथाकृतियों की भूमिका में बताते हैं कि प्रचंड प्रवीर मुश्किल पसंदी की हद तक, इंतहा तक जाते हैं। अनेक प्रतीक वे खड़े करते हैं। काल का आवर्तन विवर्तन ज्योतिष की राशियों के आधार पर उसको लेते हैं और तंत्र से अभिप्राय लेते हैं। तांत्रिक अभिप्रायों को, दार्शनिक अभिप्रायों को अपने समय में घटित करते हैं। दार्शनिक अभिप्रायों को प्रतीक के रूप में उठाते हैं। उनकी कहानियों के अनेक पात्र दार्शनिक अभिप्रायों के प्रतीक भी बन जाते हैं। हमारे समय के कुछ दार्शनिक पात्र बन कर के आते हैं और वे विशिष्ट दार्शनिक अभिप्रायों के प्रतीक भी बने रहते हैं। महाप्राण शल्य इसमें पहली ही कहानी में विशिष्ट पात्र हैं। यशदेव शल्य के दर्शन का प्रतिपादन उनके द्वारा किया गया है। भर्तृहरि भी इसमें एक पात्र हैं। वे हमारे समय के एक उपन्यासकार हैं, भर्तृहरि, जो मकर शीर्षक से एक उपन्यास लिखते हैं और इसकी मकर कहानी उस उपन्यास के इर्द-गिर्द घूमती है। ये उपन्यास एक रहस्य बना रहता है। इसमें एक बड़े षड्यंत्र का भंडाफोड़ है। समकालीन राजनीति पर एक गहरी साजिश का भंडाफोड़ इस उपन्यास में है और उनके सहयोगी इस उपन्यास को प्रकाशित करना चाहते हैं। उसमें कुछ बाधाएँ आती हैं, जद्दोजहद चलती है। मकरंद मलानी जैसे चरित्र आते हैं जो हमारे समय की भ्रष्ट राजनीति से निकल कर के आए हुए हैं। कहीं न कहीं से इसमें गोविंद चंद पांडे भी आ जाते हैं। दिग्नाग इसके पात्र हैं और अपोहवाद जो उनका दर्शन है, वह भी उनके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। यह जो पूरे भारतीय दर्शन की अवधारणाएँ हमारे समय में पात्रों का रूप लेकर के आती हैं और वे समकालीन सामाजिक राजनीतिक स्थितियों में विनियोजित की जाती हैं। एक थोड़ा-सा चमत्कारिक कुछ प्रयास प्रचंड प्रवीर करते हैं। वे मिथक से समकाल और समकाल से मिथक की यात्रा कराते हैं। दार्शनिक प्रत्ययों और सामाजिक विसंगतियों में घाल-मेल वे करते हैं। ये मंडन मिश्र भी इसमें आते हैं, वाचस्पति मिश्र भी आते हैं, कुमारिल भट्ट, प्रभाकर भट्ट भी आते हैं और ये हमारे समय में स्थापित किए जाते हैं, हमारे समय के पात्र बनकर ये आते हैं। अलग-अलग काम धंधों में लगे हुए ये लोग हमारे समय के पात्र बन जाते हैं। इनके द्वारा आधुनिक सभ्यता की समीक्षा भी प्रचंड प्रवीर करते हैं और जिन दार्शनिक प्रत्ययों को प्राचीन काल में इन्होंने प्रतिपादित किया था, उनके सूत्र भी उसके साथ में बने रहते हैं। प्रचंड प्रवीर वैश्विक परिदृश्य को भी खंगालते हैं। पाणिनि का जिक्र करते हैं, पतंजलि का जिक्र करते हैं। समकालीन साहित्य की धाराओं में वे डुबकी लगाते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु, इनके द्वारा निकाली गई पत्रिकाएँ और इन पात्रों के द्वारा निकाली जाने वाली पत्रिका, इनमें कहीं न कहीं वे संबंध जोड़ते हैं। त्रिपुर सुंदरी के प्रकाशन के इतिहास का लेखा-जोखा जहाँ वे प्रस्तुत करते हैं। वाक्यपदी का दर्शन भी इसमें आ जाता है इस उपन्यास में। इन सबको रचनात्मकता के साथ खपाया है प्रचंड प्रवीर ने। अपने नाम के अनुरूप प्रचंड
दुराधर्ष प्रतिभा के धनी वे हैं और अपोवाद की शैली में विखंडन भी वे खूब करते हुए चलते हैं। अनेक दार्शनिकों की जो समकालीन दार्शनिकों की पुस्तकें हैं, उनसे वे संदर्भ देते हैं। शिव दर्शन को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझा है। नवजीवन रस्तोगी जैसे बड़े आचार्य के सानिध्य में रह करके उसके प्रत्ययों को वे घटित करते हैं अपनी कथा यात्रा में। यह एक बहुत ही अनोखा विशिष्ट प्रयास है और उतना ही जटिल और दुरूह भी यह है। इसके कई अंशों को पढ़ते हुए प्राचीन जो संस्कृत की गद्य कथा कृतियां हैं, उनका आभास हमको होता है। उनकी रसमयता भी इसके प्रसंगों में है। उन पर जैसे टीकाएं पहले लिखी गई थी, उस तरह की टीका इस पर लिखने की आवश्यकता का अनुभव होता है। उस तरह की कुछ टीका तो दोनों ही पुस्तकों की भूमिका में भागीश शुक्ल ने कर दी है। फिर भी बहुत कुछ छूट जाता है पढ़ते हुए इन कथाकृतियों को, उत्तरायण और दक्षिणायन। और यह भी कुछ दुर्भाग्य ही कहा जाना चाहिए कि इस प्रकार की कथाकृतियों को समीक्षक आसानी से नहीं मिलते हैं। जिस प्रकार की धारा हिंदी साहित्य में चल रही है, उससे हट कर के कथाकृति यदि रची जाती है, तो उसकी सही समझ के साथ समीक्षा हो सके, यह अभी संभव नहीं हो पाया है। और इसलिए प्रचंड प्रवीर की कथाकृतियाँ अनोखी हैं, विशिष्ट हैं। उनको एक उसी प्रकार के ज्ञानी, जानकार और साहित्य के तत्वज्ञ समीक्षक की भी दरकार है। उत्तरायण में जिस तरह से उत्तरायण की राशियों 6 राशियों को लेकर के कथाएँ हैं, उसी तरह से दक्षिणायन में कर्क, सिंह, कन्या, वृश्चिक, धनु इन राशियों को लेकर के कथाएँ हैं। पात्र हमारे समय के हैं और मार्मिक कथाएँ हैं। ज्योतिष की अवधारणाएँ भी उन पात्रों के जीवन में प्रतिफलित होती हैं। आश्लेषा नायिका है कर्क कहानी की। पुष्य नक्षत्र होता है और पुष्य इस कहानी का पात्र है। एस्ट्रोलॉजी में, एस्ट्रोनॉमी में, नक्षत्र विज्ञान में जिस प्रकार से पुष्य और आश्लेषा का संबंध है, उसको समकालीन जीवन में कथा के जो समकालीन हमारे समाज के समय के पात्र हैं, पुष्य और आश्लेषा, उन पर घटित करते हैं। दारुण, दुखद जो मर्मांतक त्रासदी है जीवन की, उसको उसके माध्यम से वे उकेरते हैं। तो यह एक अदिति और कल्पनाशील कथाकार की रचनाएं, ये दोनों हैं। जिसने शास्त्रों को बहुत पढ़ा है और ज्ञान विज्ञान में जिसकी बड़ी प्राचीन भारतीय ज्ञान विज्ञान में, नक्षत्र विद्या में, दर्शन में गति जिसकी है, और वो एक कथाकृति अपने समकाल में अपने सारे ज्ञान को स्थापित करते हुए, विनियोजित करते हुए कल्पना के साथ रचना चाह रहा है। ऐसा कुछ उद्यम प्रचंड प्रवीर करते हैं और ये कथाकृतियाँ उनकी पढ़ी और समझी जानी चाहिए। दोनों ही पुस्तकें नित्य प्रकाशन जयपुर से 2019 में प्रकाशित हुई हैं। चौथी किताब जो मेरे सामने है वो लहरिया उपन्यास है। कीर्ति दीक्षित इसकी लेखिका हैं, जो नवोदित कथाकर्त्री हैं। एक छोटी-सी बच्ची के जीवन पर यह उपन्यास है। बहुत ही मासूम, भोली बच्ची को लेकर के केंद्र में रख कर के उपन्यास रचा गया है। उतनी ही मासूमियत और भोलेपन के साथ में उपन्यास रचा गया है और नवोदित लेखिका के द्वारा रचा गया है। जिस शैशव का चित्रण लेखिका ने किया है,
वे स्वयं भी उसी शैशव में रची-बसी हुई इस कथाकृति की रचना करती हैं और बचपन को संजोया गया है इस उपन्यास में। यह यह उपन्यास 2020 में मानक पब्लिकेशंस दिल्ली से छपा है। बुंदेलखंड के एक गाँव के जीवन का चित्रण इसमें किया गया है। बुंदेली भाषा की बहुत अच्छी पकड़ है और वहाँ के लोगों का रहन-सहन, बातचीत का लहज़ा, उसको लेखिका ने अच्छा पकड़ा है। आगे संभावनाएँ हो सकती हैं नवोदित लेखिका में। उनके लिए मैं शुभकामनाएँ अर्पित करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।